हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले दिन हम लोगों ने चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, मिस्टर हैमिल का आज लास्ट डे होता है स्कूल में। ही वॉज अबाउट टू गिव हिज लास्ट लेसन ऑन फ्रेंच, और उसी समय जो है बेचारा वो बच्चा फ्रेंड्स पहुंचता है। जब उसे पता चलता है कि मिस्टर हैमिल का यह अंतिम क्लास है आज के दिन, तो उसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है। ही फेल्ट सॉरी फॉर दैट बिकॉज ही कुड नॉट कंप्लीट हिज स्टडी प्रॉपरली। तो उसे थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है और बहुत दुखी भी होता है, क्योंकि आज का लेसन जो था उसके लिए फ्रेंच का जो है लास्ट लेसन था, ठीक है। उसमें जब मिस्टर हैमिल उसे उदास देखते हैं तो उसे समझाते भी हैं कि बेटा इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं बल्कि कुछ मेरी भी गलती थी, ठीक है। उसके आगे का आज हम लोग देखते हैं पेज नंबर 5 से लास्ट पैराग्राफ। ध्यान देंगे सारे बच्चे। Then from one thing to another, Mr. Hamill went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. उसके बाद एक एक करके मिस्टर हैमिल ने सारी बातों को बताया फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने समझाया कि हमें इसको सुरक्षित रखना चाहिए। यह सबसे साफ़ सुथरा लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को हमें अपने आप में जीवित रखना है, यानी कि हमें अपनी लैंग्वेज को कभी भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू दियर प्रिजन। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरे के गुलाम बन जाते हैं, इंस्लेव्ड बन जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका लैंग्वेज भी एक तरह से ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला जाता है। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। देन ही व्हाट डिड ही डू? देन ही ओपन्ड द ग्रामर बुक एंड रीड आउट द लेसन। उसके बाद उन्होंने लेसन को पढ़ना शुरू कर दिया। I was amazed to see how well I understood it. अब लेखक को थोड़ा सा फ्रेंड्स को, उस बच्चे को लगा कि अरे मैं कितनी अच्छे से समझ पा रहा हूँ इस लैंग्वेज को। All he said seemed so easy, so easy. He says that he wondered that the lesson taught by Mr. Hamill on that particular day seemed to be very easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. उसे ऐसा फील हुआ कि उसे आज तक इतना अच्छा से समझ जो है, इतने बेहतरीन तरीके से समझ आज तक नहीं आया था। और उसे ऐसा लग रहा था कि टीचर भी उस दिन बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ जो है वो लेसन टीच कर रहे थे। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई गरीब व्यक्ति, कोई बेचारा व्यक्ति जो है अपना सारा कुछ दान पुण्य करके वो सीधे एकांतवास में जाना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर पढ़ने के बाद राइटिंग में एक लेसन था। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन मिस्टर हैमिल ने बच्चों के लिए जो है नया कॉपीज़ वगैरह तैयार किया था। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंच एल्सेस, फ्रेंच एंड एल्सेस, यानी कि फ्रेंच एल्सेस लिखा हुआ था और उन्होंने एक एक करके सारे बच्चों को दिया। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। उस दिन एक प्रिंट आउट किया हुआ फ्रेंच एल्सेस सुंदर हैंड राइटिंग में उन्होंने बहुत ही क्लियरली ढंग से उस पर कॉपी वगैरह तैयार किया था। और ऐसा लग रहा था जैसे
वो एक फ्लैग की तरह हो, यानी कि झंडों की तरह वो कॉपीज़ दिखाई पड़ रही थी। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और स्कूल के हर एक कमरे में हर जगह जो है वो टंगा हुआ था। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और उनके डेस्क के सबसे ऊपर एक रॉड वगैरह लगा हुआ था, उसी में वो झंडा लटका हुआ था, वो प्रिंट कॉपीज़ लटका हुआ था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। फ्रेंड्स कहता है कि आपको यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आप उसको देख करके पता कर सकते हैं कि कोई आदमी किस तरह से काम करने के लिए निकला है। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत है माहौल। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ एक ही साउंड दिख रहा था पेपर पर चलने, स्केचिंग करने की, स्क्रैचिंग यानी कि पेपर पर खुरचने की आवाज़। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones. यहाँ तक कि एक बीटल, एक काइंड ऑफ वॉर्म, एक उसने फ्लू किया, लेकिन किसी ने भी उस पर अटेंशन नहीं किया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब क्लास शुरू होता है तो कोई मधुमक्खी या वैस्प वगैरह जो है उड़ने लगता है इधर उधर, लेकिन कोई उस पर इतने वो अटेंटिव हो जाते हैं टीचर्स की बातों में कि बच्चे उसको देख नहीं पाते हैं। द सेम थिंग हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे ऑल्सो। हु वर्कड राइट once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. ऐसा लग रहा था उन बीटल्स को दिखने से, जो सबसे छोटा था उन बीटल्स में से, ऐसा लग रहा था कि वो भी एक फ्रेंच ही हो। On the roof of the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? Now French says, अब फ्रेंच कहता है कि स्कूल के छत के ऊपर कई सारे पिजन्स, कई सारे कबूतर जो है गुटरू कर रहे थे, और उसे ऐसा लगा, वह सोचने लगा, he thought that would the Germans be able to teach the pigeons in German, कि क्या जर्मनी के लोग इसे भी, इन चिड़ियों को, इन परिंदों को भी जर्मन सिखा पाएंगे। नाउ हेयर आर सम क्वेश्चंस, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, थिंक एज यू रेड, जैसे आप पढ़ते हैं इसको। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि फ्रेंड्स उस दिन स्कूल जो जा रहा था किस चीज़ का प्रिपरेशन करके। आइए देखें, लेट्स सी द आंसर। Franz was expected to be prepared with participles because his teacher Mr. Hamill had said that he would question them on participles. Franz को उस दिन participles तैयार करके जाना था, क्योंकि उसके टीचर मिस्टर हैमिल ने उससे कहा था कि फ्रेंड्स का मैं टेस्ट लूँगा, पार्टिसिपल्स का मैं टेस्ट लूँगा। Franz did not know anything about it, but Franz was completely unaware about the participles. Friends बिल्कुल भी नहीं जानता था participles के बारे में, right? So this was the answer of the first question. Now second question, page number 7. What did Franz notice that was unusual about the school that day? Franz ने स्कूल में जो unusual thing उस दिन हो रहा था, वो क्या चीज़ वहाँ पर नोटिस किया? Let's see. Usually when school began, there was a great bustle that could be heard out in the street. अक्सर क्या होता था कि जब स्कूल की शुरुआत होती थी तो इतना ज़्यादा शोरगुल होता था कि वो गलियों में भी सुनाई देता था। But on that day it was all very still. लेकिन उस दिन क्या था कि सारा चीज़ एकदम शांत था। There was calmness everywhere. Everything was as quiet as Sunday morning. ऐसा लग रहा था जैसे सारा चीज़ शांत हो, बिल्कुल संडे के सुबह के जैसा। There was no opening or closing of desks. डेस्क के ओपन और क्लोज होने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी।
His classmates were already in their places. और फ्रेंड्स के जो क्लासमेट्स थे वो सब भी अपने अपने जगह पर जो है बैठे हुए थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या चीज़ मार्क किया गया था, क्या चीज़ रखा गया था, आइए देखें। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉडेन। बर्लिन विच इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, राइट। सो एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि एक ऑर्डर आया था जर्मनी की राजधानी बर्लिन से कि अब फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्सेस और लॉडेन, यहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी जगहों पर जर्मन्स ही पढ़ाया जाएगा, राइट। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जर्मन्स ने इस न्यूज़ को, इस बुलेटिन को बुलेटिन बोर्ड पर चिपका दिया था, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Now, फ्रेंड्स कहता है अब कि जब कभी भी मैं लिखने लगता था तो ऐसा लगता था जैसे मिस्टर हैमेल किसी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, पहले एक और फिर दूसरी तरफ, फिर उसी तरफ, फिर मतलब इस तरह से वो बार बार किसी चीज़ को नोटिस कर रहे थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। पिछले 40 वर्षों से मिस्टर हैमेल उसी स्कूल में पढ़ाते आ रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि खिड़की के दूसरी तरफ एक गार्डन हुआ करता था और सामने उनके क्लासरूम्स हुआ करता था। Just like that. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि चेंज हो चुकी थी। सिर्फ डेस्क्स और बेंचेस के बारे में फ्रेंड्स कहता है कि ये अब हैड बीन वर्न स्मूथ, यानी कि थोड़ा सा जो है पहले के मुकाबले पुराना हो चुका था। वॉलनट ट्रीज़, अखरोट का जो पौधा था वो भी गार्डन में जो है काफ़ी टॉलर, पहले से ज़्यादा लंबा हो चुका था, क्योंकि 40 साल 40 ईयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, और हॉप वाइन एक पौधा जो उन्होंने लगाया था वो भी अब रूफ़ की ओर जो है विंडोज़ के से होते हुए वो रूफ़ के ऊपर जो है अब क्लाइंब कर रहा था। How it must have broken his heart to leave it all, poor man. कई बार ऐसा होता है जब आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप 10 ईयर्स और मोर देन 12 ईयर्स वट एवर, 10 साल 12 साल 8 साल, अगर हम एक स्कूल में कुछ ज़्यादा समय बिताते हैं तो हमें कितना बुरा लगने लगता है अपने उस ख़ास दोस्तों से जो है बिछुड़ते हुए, ठीक है। तो ये तो 40 ईयर्स जहाँ आप किसी जगह पर एक ही जगह पर काम करते हैं और आपको फिर सडनली यू हैव टू लीव दैट, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगने वाली तो बात है ही। द सेम फीलिंग मिस्टर हैमेल हैड टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग दियर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब उन्हें वो देख रहे थे कि उनकी बहन सारा लगेज वगैरह पैक कर रही थी, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें उस देश को छोड़कर दूसरे जगह जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि हर चीज़ की प्रतीक्षा करना जानते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर बा बे बी बो बू, ठीक है। और यानी कि राइटिंग करने के बाद बच्चों को फ्रेंड्स कहता है वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, यानी कि हम लोगों को हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता था। और उसके बाद बच्चे जो है जैसे कैसे स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को जो है कोई चीज़ रिसाइट कराया जाता है, और आ ई ए बी सी, जस्ट लाइक दैट। Down there at the back of the room, old Hauser
had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. एक primer here means to say a book for small kids. ठीक है, एक नीचे जो है एक कमरे में मिस्टर हॉजर जो कि एक बूढ़े व्यक्ति थे, बूढ़े टीचर थे, उन्होंने चश्मा जो है लटका हुआ था एंड एक दोनों हाथों से वो एक प्राइमर बुक जो है पकड़े हुए थे, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो बच्चों के साथ जो है लेटर्स को स्पेल्ड कर रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. अक्सर जब बूढ़े लोग, आपने किसी शादी विवाह के समारोह में आपने किसी बूढ़ी महिला को माइक पर गाते हुए सुना होगा, या आपने किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति को आपने माइक पर कुछ बोलते हुए देखा होगा, तो उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मतलब गूंजती है, या इतनी ज़्यादा कह सकते हैं बुढ़ापे के कारण दूसरी तरह से आवाज़ निकलती है कि बच्चे लोगों को हंसी आने लगती है. इस तरह से वो बच्चे जो है मुंह नीचे करके हंसने लगते हैं. ठीक है, तो मिस्टर हॉजर जब वो बच्चों को जब वो डिसाइड करवा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है उनकी आवाज़ों से जैसे वो भी अब रो पड़ेंगे. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज़ इमोशन से जो है लड़खड़ा रही थी. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और उनकी आवाज़ इतनी फ़नी लग रही थी बच्चों को, फ्रेंड्स कहते हैं यहाँ पर, कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगेंगे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. अब फ्रेंड्स कहता है कि मैं कैसे बताऊं, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मैं इस लास्ट लेसन को कैसे भूल पाऊंगा. कई बार ऐसा एक आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में एक ऐसा समय आता है जो कि आपको हमेशा बुढ़ापे तक याद रहता है. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. अचानक उसी समय चर्च पर जो क्लॉक लगा हुआ था उसमें 12 बजने की घंटी जो है सुनाई पड़ी. देन द एंजलस, और उसके बाद एंजलस. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़. उसी समय प्रोशियंस के ट्रम्पेट की ढोल की आवाज़ जो है सुनाई पड़ने लगी. मिस्टर हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. मिस्टर हैमेल अपने चेयर से उठ गए और उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. कहते हैं कि मैंने ऐसा उन्हें आज तक नहीं देखा था, इतना दुखित. माई फ्रेंड सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. मिस्टर हैमेल कुछ कहना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ इमोशंस ही कुडंट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड. इमोशन के कारण वो एक वर्ड भी जो है ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सके. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. उसके बाद अपने करेज को उन्होंने एकजुट किया. He just gathered his courage and started writing on the blackboard, and he wrote Vive la France. उन्होंने Vive la France लिखा. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये वाइव ला फ्रांस लिखने के बाद वो रुक गए. एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने वॉल की तरफ अपना सर को झुका लिया. एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे हुए उन्होंने कहा कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म होता है, यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑल अबाउट मिस्टर हैमेल एंड हिज स्टूडेंट फ्रेंड्स. ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपको
यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं. हेयर आर 2 क्वेश्चंस गिवन. लेट्स सी. व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे. उस दिन बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उससे क्या बदलाव देखा गया स्कूल में. लेट्स सी. Mr. Hamill had put on his best dress, his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered. Mr. Hamill ने उस दिन अपना सबसे बेहतरीन ड्रेस जो कि एक ग्रीन कोट था, ठीक है, ये उन्होंने पहना था. उसके अलावा उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहना था. उसके बाद लिटिल ब्लैक सिल्क, छोटा सा ब्लैक सिल्क का कैप जो है उन्होंने पहना हुआ था. ऑल एम्ब्रॉयडर, और सभी जड़ीदार थे. देयर वॉज कामनेस इन द स्कूल. स्कूल में चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, शांत माहौल था. ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक स्मॉल किड्स. यानी कि बैक वाले बेंच पे अक्सर जो पिछला बेंच रहता है किसी भी क्लास में वो खाली रहता है, ठीक है. तो यहाँ भी वही सिनेरियो था यहाँ पर. और इस पे क्या था कि उस पर वो सारा सीट्स जो था वो भरा हुआ था. दस ऑल दी बैक सीट्स वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेज पीपल, बाय द एल्डरली विलेज पीपल. यानी कि जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो बैठे हुए थे. एंड दे वर सिटिंग क्वाइटली लाइक स्मॉल किड्स. वो एकदम छोटे बच्चे की तरह शांत एकदम बैठे हुए थे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमिल एंड स्कूल चेंज. फ्रेंड्स का फीलिंग स्कूल के बारे में और मिस्टर हैमिल के बारे में कैसे बदलता है. राइट. नेक्स्ट. ओके, सी द आंसर. फ्रेंड्स गॉट टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट मिस्टर हैमिल वुड गिव देम. फ्रेंच को पता चलता है कि आज का दिन जो है वो उसके जीवन का फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन है जो कि मिस्टर हैमिल उसको पढ़ाने वाले हैं. फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली इन जर्मन. अगले दिन से नेक्स्ट डे से उन्हें जर्मन में पढ़ना होगा. देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स थॉरोली. फिर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो फ्रेंच क्लास को ठीक तरीके से ज्वाइन नहीं कर सका या ठीक तरीके से उसने पढ़ाई नहीं किया. His feelings about Mr. Hamill also changed. Mr. Hamill के बारे में जो फीलिंग्स थी उसके मन में वो भी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी. He forgot all about his ruler. अब जो भी पनिशमेंट दिया करते थे मिस्टर हैमिल वो उसके बारे में पूरी तरह से भूल जाता है. तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप यू वुड हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो. सो आपको ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ राइट मी. एंड जो भी आप लोगों ने में से अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें. साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले इस तरह की वीडियोस मैं जब भी लेकर के आऊँ सबसे पहले आपको जानकारी मिले. ठीक है. इसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं उनको भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा स्ट्रेंथ है. राइट. तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे.